स्टेशन से रवाना। जी हां, बस अब 1 घंटे का है इंतजार और उसके बाद बजट पेश होगा। रेल बजट के जरिए देश भर में उम्मीदें बहुत है, क्योंकि नई सरकार, नए नए रेल मंत्री, लेकिन क्या जनता कहेगी अच्छा किया गौड़ा बाबू? जी हाँ, यही है वो सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी ने ये कहा था अपने सांसदों से बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कि हर मुद्दे पर बहस को तैयार रहें, और रेल बजट जब पेश होता है तब के लिए खास तौर पर उन्होंने कहा था कि सांसद बहस को रहे तैयार। यानी बार बार नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि जब भी आप संसद में पहुंचे, सदन में बहस के लिए कोई मुद्दा उठे, तो आपकी तैयारी, आपकी जानकारी हर बिंदु पर अच्छी होनी चाहिए और आपको बहस के लिए रहना चाहिए तैयार। और यही सही तरीका भी होता है। अगर आपको रेल बजट पर वहां पर बहस सही मायने में तभी मुमकिन है जब बारीकियों तक सांसद पहुंचे और उन सवालों को उठाएं जो दरअसल जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही जो आर्थिक परेशानी और दिक्कत रेलवेज को झेलनी पड़ रही है, क्या उसके लिए कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट? तो संसदीय दल की बैठक में ये निर्देश उन्होंने दिया था और ये बाद में प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक को संबोधित करते हुए ये कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है और सारे मौके उपलब्ध कराए देगी कि हर विषय पे चर्चा के लिए सरकार तैयार है। 1 मिनट फिर नहीं कर रहा हूं, ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। हाँ, शुरू। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें कामकाज संबंधी आवश्यक सूचनाएं सांसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू जी ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को संसद में चर्चा के द्वारा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि कल चर्चा के लिए सरकार तैयार थी। राज्यसभा में तुरंत चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा में चर्चा नहीं हुई, तो विपक्ष को हताशा या कोई दूसरे मांग के लिए दबाव न बनाते हुए चर्चा करनी चाहिए और चर्चा में सबको आगे आना चाहिए, यही उन्होंने अपील किया। और इसके साथ आज की बैठक खत्म हुई। तो ये बहुत दिलचस्प है और जरूरी भी है। सीधे रुख करते हैं गोपी घांगर का, हमारी सहयोगी जो कि गुजरात में अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोपी, इस तरह की मोदी साहब की क्लास वहां भी खूब लगती होगी गुजरात में इन दिनों, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि नरेंद्र मोदी इसके जरिए ये कह रहे हैं कि कम से कम बहस के लिए तैयार रहें, यानी हर बारीकी पर उनकी भी आज नजर होगी। और मोदी एक्सप्रेस जो रवाना हुई है, किस किस स्टेशन पर गुजरते हुए क्या कुछ देती है, वो भी जिक्र आज हो रहा होगा। अहमदाबाद, क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल अंजना, मैं आपको बता दूं कि ये गुजरात जो है वो नरेंद्र मोदी का होम टाउन है और यही वजह है कि शायद लोगों की उम्मीदें जो है वो नरेंद्र मोदी से काफ़ी ज़्यादा है। लोग चाहते हैं कि अहमदाबाद से मुंबई तक का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो उन्हें मिले। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या उम्मीदें हैं आज की रेल बजट से आपकी? आज की रेल बजट से हमारी सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि 86% वेस्टर्न रेलवे गुजरात चला रहा है। जो 88 से चल रहा है कि हेडक्वार्टर अहमदाबाद आ जाए, वो हेडक्वार्टर अहमदाबाद आ जाए। और जो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हमने तो बोलता है उससे पहले एक हाई स्पीड ट्रेन चला के देखो। 2 ही ट्रैक है, अप एंड डाउन, फिर भी गाड़ियां लेट हो रही है। बुलेट ट्रेन चलाएंगे कहाँ से? बिल्कुल, बुलेट ट्रेन कहाँ से चलाएंगे? आप बताइए, आपकी क्या उम्मीद है? आप बताइए, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या उम्मीद है? बुलेट ट्रेन तो चल नहीं सकती है, लेकिन सुरक्षा के मामले में इन लोगों को सुरक्षित यात्रा कर सके, ऐसी इनको व्यवस्था करनी चाहिए। और ट्रैक्स की जो है, जब तक तीसरा ट्रैक जो है अहमदाबाद से बम्बई का नहीं बनेगा, तब तक कोई भी ट्रेन ये चला नहीं सकते। एक्स्ट्रा ट्रेनों की तो कई अपेक्षाएं। अहमदाबाद से बनारस, प्रधानमंत्री जी जो है गुजरात से हैं और बनारस से लड़े हैं, तो इसकी भी अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज़्यादा हैं कि अहमदाबाद से बनारस को जोड़ा जाए। बिल्कुल, अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा है अंजना। और कुछ यात्री हमारे साथ जुड़े हुए, आप बताइए, आप क्या उम्मीद रखते हैं आज के रेल बजट से? जी, मैं रेलवे का एक लाइसेंस होल्डर हूँ, कुली हूँ, और मेरी ये मतलब हमारे कुली भाइयों की तरफ से ये निवेदन है कि जो 2008 में एक ग्रुप डी का दर्जा दिया गया था,
उसके इंतज़ार में हम लोग आज तक हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर ये गरीबों की सरकार है तो गरीबों के बारे में सोचे और हमको ग्रुप डी का दर्जा दिलवाए। थैंक यू। बिल्कुल, कुली जो है वो काफी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि गरीबों की सरकार थी, लोग मोदी सरकार ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वैसे में जो गरीब है वो भी काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं। साथ ही जो अहमदाबाद मुंबई की जो बुलेट ट्रेन है, लोग कहते हैं कि कहां से ये बुलेट ट्रेन होगी, अप एंड डाउन 2 ही रूट है। वैसे में जो ट्रेन है मुंबई की वो भी लेट होती है। वैसे में बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो कहां से हो पाएगा। तो साफ तौर पर एक मिली जुली प्रतिक्रिया अहमदाबाद में लोग दे रहे हैं। अंजना, जब भी बुलेट ट्रेन का जिक्र होता है गोपी, तो हमेशा कहते हैं नरेंद्र मोदी की जापान में गया था, वहां पर लोग बेहद उत्सुक हैं हिंदुस्तान की मदद करने के लिए इस तरफ। और मुंबई से अहमदाबाद का क्या वो बुलेट आप कह सकते हैं, जापान में ही वो मोहब्बत उन्हें हुई थी इस पूरे फसाने से, इस पूरे प्रोजेक्ट से। आपके पास आते रहेंगे, लेकिन इस बीच सीधे रुख करते हैं। मौसमी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही है सीधे विजय चौक से। मौसमी, आप उस वक्त मौजूद थी जब वो सदन के बाहर आए थे। हिंदी तंग है लेकिन दिल तंग नहीं दिखाएंगे रेल मंत्री, और इसके साथ ही जब जब उन्हें इसी हिंदी का वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जब जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो मुस्कुराहट से ही जवाब देते हैं वकील साहब। जी बिल्कुल अंजना, काफ़ी उम्मीदें देश की जनता को इस पहले एनडीए के मेडन रेल बजट से, और जाहिर तौर पर सदानंद गौड़ा के लिए भी ये काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि उनको देश की जनता के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। 26,000 करोड़ का घोटाला है, ट्रेन एक्सीडेंट से लेकर स्वच्छता और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इस घाटे को कम करना है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारतीय रेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाए, वहां पहुंचाना है। इन सब के बीच उनकी मुश्किलें थोड़ी आसान इसलिए हुई हैं कि उन्होंने रेल किराया पहले ही बढ़ा दिया है, तो वो जो बोझ है किराए का वो शायद उनके ऊपर नहीं आएगा। पर रेलवे के आधुनिकीकरण से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक जो है कुछ उम्मीदें, दिनेश द्विवेदी साहब से अभी थोड़ी देर में हमारे साथ आएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर क्या आएगा, भारतीय रेल में निवेश होगा, विदेशी कंपनी आएंगी, क्या उनका निवेश होगा, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब कुछ अब से 1.5 घंटे बाद सदानंद गौड़ा साहब देंगे। और जाहिर तौर पे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे अंजना, क्योंकि उनको लगता है कि सारे जवाब 12 बजे मिल जाएंगे। बिल्कुल, अब बने रहिए हमारे साथ। दिनेश त्रिवेदी, अगर आपके पास आते हैं तो आपका रुख फिर से करेंगे। इस बीच तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम लगातार चर्चा करें। आलोक भटनागर साहब जो कि रिटायर्ड एडवाइजर हैं फिनांस के, रेलवेज के, वो भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दत्त साहब, मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ और प्रांजल आपके पास भी। दत्त साहब, शुरुआत आपसे करते हुए, हिंदी तंग हो उनकी, दिल तंग ना रहे, लेकिन रेलवे तंग है, ये सबसे बड़ा सच है। अब जो बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं वो आप लगातार हमें बता रहे हैं, उसमें सल्यूशन क्या है, उपाय क्या है, इलाज क्या है? जी, जो दिक्कतें बताई, नेटवर्क एक्सपेंशन, जैसे मेरे दोस्त हरिश्चंद्रा ने कहा, ट्रैक ही नहीं है, विद्युतीकरण है, डिब्बे हैं, इंजन है, सभी चीज़ें उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। और नहीं, महंगाई से कैसे जुड़ा हुआ आप ब्रेक में बता रहे थे? महंगाई से जुड़ा हुआ इस मैं बताता हूँ आपको। हाँ। महंगाई से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि आप जो सारा सामान आज की तारीख में अगर देखें, पूरा सामान जो पूरे देश भर में आता जाता है, हाँ। उसका अनुपात अगर देखें तो 70% जो है वो सड़कों से जाता है, सड़कों के रास्ते से, और वो डीजल और पेट्रोल से का खर्चा उस पर बढ़ जाता है, और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। पहली बात, जो रेलवे से जाता है वो आधे कॉस्ट पे जाता है। तो अगर आप देखें तो अगर खर्चा आप हर चीज़ पे, अगर आप जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर आप आधा कर दें तो जाहिर सी बात है आपकी और मेरी जेब पर बहुत कम फर्क पड़ेगा। मैं प्रांजल की बात में एक चीज जोड़ देना चाहूँगा। देखिए, जिस पे 6 लीटर रोड पे खर्च होता है, 1 लीटर में वही सामान रेलवे में जा सकता है। और अगर विद्युतीकृत है जो कि 60% रेलवे है, तो वो उसकी भी आवश्यकता नहीं। आप कोल नहीं, आप हाइड्रो पावर से, आप विंड शक्ति से भी रेल चलाते हैं। तो इस प्रकार से एक तो देश का खर्चा बढ़ेगा, ऑयल इंपोर्ट बिल कम होगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम एड्रेस होगी, बहुत सारी चीजें एड्रेस होंगी, हाँ। जो महंगाई को कंट्रोल करेंगे। जल्दी से आपसे फिर सर आपके पास आऊंगी। मैं ये कहना चाहता हूं, फाइनेंस का मामला है, पैसा कहां से आएगा वो समझाइए, और एफडीआई कहां ला सकते हैं? मैं इससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, ये जो सारे मसले हैं ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी ने बहुत विस्तार से डिस्कस किए हैं। अगर ये सरकार ये पूरे देश के ट्रांसपोर्ट के ढांचे को ठीक करना चाहती है, एनवायरनमेंट की दृष्टि से, फ्यूल इंपोर्ट की दृष्टि से, सारे कंसिडरेशन से, तो जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी है उसकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। आपकी ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
आपके साथ मैं भटनागर साहब आना चाहती हूँ, क्योंकि फाइनेंस आप भी देखते थे, उसी के एडवाइजर थे। सवाल यही है कि पैसा कहाँ से आएगा? चीन जैसे मुल्कों ने हमेशा ये कोशिश की, आपकी अर्थव्यवस्था का, आपका सबसे बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर आपका रेलवेज हो सकता है। वो अपॉर्चुनिटी हमने इन दशकों में खो दिया है, क्योंकि हम ना रफ्तार की का मतलब उसकी ताकत समझ पाए, ना हम किन सेक्टर्स में अच्छा करना है वो समझ पाए। तो जैसे श्री हरीश चंद्रा साहब कह रहे थे, ये जो नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं, अभी मार्च 2014 में उन्होंने रिपोर्ट दी है। तो श्री राकेश मोहन सी चेयरमैन थे, तो उन्होंने ये कहा है उसमें कि रेलवे का, बिकॉज जो पर यूनिट कॉस्ट जो रेलवे का कम होता है रोड से, तो रेलवे पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और फिर उसमें जब आप रेलवे पे तवज्जो देंगे तो जो पॉलिसी बनाएंगे उसमें आप निवेश की पॉलिसी भी ऐसी बनानी चाहिए ताकि जैसे ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसके आते ही यूनिट कॉस्ट कम हो जाएंगे। लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स तो प्रांजल पेंडिंग रह जाते हैं। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसकी बात हो रही है, हर बार रेल मंत्री आते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं, फिर वो ठंडे बसते हैं। 300 से ज़्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पेंडिंग है, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उनमें से 150 जो हैं वो 10 साल से नहीं हो पाए हैं। इसमें कई हद तक तो मुझे लगता है जो व्यवस्था है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय में और जो मंत्री अभी तक आए हैं पिछले कुछ सालों में, उन्होंने कभी जोर नहीं दिया ऐसे प्रोजेक्ट्स पे। उन्होंने सिर्फ अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने ही राज्य के प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया। लेकिन दूसरी बात, पैसे की भी कमी थी, क्योंकि रेलवे के खर्चा बढ़ता जा रहा है, आमदनी कम होती जा रही है, इसलिए रेलवे के पास ये भी कुव्वत नहीं है कि वो बाजार से पैसा उठा सके। इसलिए फाइनेंस को लेकर बहुत बड़ा सवाल है कि रेलवे अपना जो आमदनी और खर्चा है उसको कैसे बेहतर करेगी। आदत साहब, वो कैसे बेहतर होगा? एक इसमें विषय बात आपको बताना चाहूँगा, 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। सोशल प्रोजेक्ट जिसमें रिटर्न नहीं है, हाँ। और जो रेलवे को चाहिए, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे जहाँ पे आप पे बहुत सारी मांग है वहाँ पे चलने चाहिए। तो इसमें जो रेलवे को प्रोजेक्ट चाहिए वो उसके लिए तो अलग से तुरंत बनाने चाहिए। जो सोशली रेलेवेंट प्रोजेक्ट हैं, जो जिसमें कि अभी उसका फ़ायदा कई दशकों के बाद होगा, उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ गलत फहमियाँ दूर करना चाहता हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि पैसे की कमी से रेलवे प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते हैं। ये बात सिर्फ आंशिक रूप से सच है। ठीक है। जिन प्रोजेक्ट्स को पैसा मिल भी रहा है पूरा, उनमें भी बहुत टाइम और कॉस्ट ओवररन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि रेलवे का जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम है वो बहुत पुअर है। जो राजनीतिक प्रभाव की हम बात करते हैं, राजनीतिक प्रभाव भी बहुत लिमिटेड वे में है। रेलवे की जो अपनी समस्याएं हैं, पहले रेलवे एज ए ऑर्गेनाइजेशन उसमें झांके, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, नई टेक्निक्स जो आजकल की मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करें, जो आज नहीं हो रही हैं। दूसरा, पीपीपी पे बहुत जोर देने की ज़रूरत है। पीपीपी खाली फाइनेंस के लिए नहीं, हाँ, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पीपीपी की ज़रूरत है। हाँ। हमने रेल विकास निगम में 5 जॉइंट वेंचर्स बनाए हैं और हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि जो ऑपरेशन कॉस्ट आज जो 90% है वो 30 to 40% कम की जा सकती है। तो ये खाली ये बार बार कहना कि राजनीतिक प्रभाव से रेलवे को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये एक ये इस तरह का एक बोगी खड़ी की जा रही है। पूरी व्यवस्था बीमार है प्रांजल, और मुझे लगता है कि जो चेक पॉइंट्स होने चाहिए जो बहुत ज़रूरी है वो नहीं है। लगभग आप में से दोनों में से कोई भी बता पाए कितने सफाई कर्मचारी होंगे भारतीय रेल में? कुछ रफ एस्टिमेट? हजारों की संख्या में तो जरूरी होंगे। नहीं, लाखों की संख्या में होंगे। प्रांजल एग्जैक्ट फिगर अभी कहना मुश्किल है। देखिए, रेलवे जो है देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे ज्यादा नौकरियां रेलवे देती है, सबसे ज्यादा दुनिया में, न केवल देश में, दुनिया में। इंडियन रेलवे कैसे बनेगा प्रांजल की ये काम था, इस पे ये डेडलाइन है, ये टाइमलाइन है, ये प्रोफेशनलाइजेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो रेलवे की व्यवस्था है उसको फिर से देखना पड़ेगा, उसमें सुधार लानी पड़ेगा। अब देखिए, पूरे देश में कई शहरों में मेट्रो शुरू हो गया है। हाँ। वहाँ पे व्यवस्था देखिए, प्रोजेक्ट टाइम पे हो रहे हैं, रेलवे लाइंस ट्रेनें ठीक टाइम पे चल रही हैं। आप स्टेशन देखिए, स्टेशन साफ सुथरे हैं। आपने इतना बढ़िया यहाँ स्टेशन बनाया है आज तक का, उसी तरह के अगर स्टेशन पूरे देश में बन जाए तो क्या बात है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है, लोग खुलकर बैठकर सांस ले पाए कम से कम। आपकी जो व्यवस्था है, जो ऑफिसर्स हैं उनमें प्रोफेशनलिज्म कम है, और जो प्रोफेशनलिज्म आता है वहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप या ऊपर से उनके अलग ऑर्डर्स आ जाते हैं।
जो अच्छा काम करते हैं आप उनको आगे बढ़ाइए, जो अच्छा काम नहीं करते हैं उनको आप पीछे रहने दीजिए। ये सिस्टम अभी भी रेलवे में पूरी तरह से प्रचलित नहीं है। कैसे होगा दत्त साहब? आपने सफाई व्यवस्था के बारे में कहा, देखिए सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेलवे जैसे के लिए जहाँ पे कि इतना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन है, मैं दो प्रकार के सफाई है। बहुत सारे सफाई हम लोग आउटसोर्स हैं जो बाहर के लोग करते हैं, कुछ कर्मचारी करते हैं। इसमें मॉडर्नाइजेशन की भी बात हो रही है, क्लीनर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, रैक पिकर्स, बहुत सारी चीज़ें लाई जा रही हैं। रेलवे के ऑफिसर प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं है? आई थिंक सवाल ये है कि प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं है? यहाँ आपसे डिफर करूंगा, रेलवे के ऑफिसर बहुत प्रोफेशनल, और मैं बताना चाहूँगा जो मेट्रो रेलवे बना रहे हैं वो भी रेलवे के ही ऑफिसर बना रहे हैं। मेट्रो रेलवे की व्यवस्था जहाँ खान पान अंदर नहीं जा सकता और रेलवे की व्यवस्था से आप तुलना नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कर सकते। देखिए मैं निजी क्षेत्र का एग्जाम्पल दूंगा, मुंबई मेट्रो 2009 में चालू होनी थी, 2014 में चालू हुई, उसका 2500 करोड़ था 4400 करोड़ बना। पिछली बार किसी प्लेटफॉर्म पर आप कब गए हैं? हमेशा जाते हैं, आपने देखा किसी सफाई कर्मचारी को सफाई करते जी हुए? जी बहुत देखिए, आप ध्यान से देखिए, रेलवे सफाई कर्मचारी हैं, करते भी हैं, उसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। हरीश चंद्रा जी कह रहे थे कि रेलवे के जो अपने प्रोजेक्ट हैं वो ही डिले हो रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है, तो अगर आप विदेशी निवेश और प्राइवेट सेक्टर को लाएंगे तो भी क्या फायदा होगा? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। कुपोषण का शिकार है भारतीय रेल, जैसा कि कहा था आपने, लेकिन उसके साथ ही बड़ा सवाल यह है कि जहां फंड है वहां पर भी लेट लतीफे प्रोजेक्ट्स में है, और ऐसी दुर्दशा की स्थिति में हम पहुंच गए हैं। अपनी पीठ बस हम इस बात पर थपथपाते रहते हैं कि भारतीय रेल नेटवर्क तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं इस वक्त उस ट्रेन के अंदर, एक बुरे सपने से कम नहीं है उस ट्रेन पर चढ़ना, सफर करना। बस यही लगता है घड़ी देख देकर कि किसी तरह से मंजिल पर पहुंच जाएं। अच्छे दिन का मतलब ये नहीं हो सकता, तो जादू की छड़ी का इंतजार देश कर रहा है। रेल बजट कुछ ही देर में अब पेश होने वाला है, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से बात की हमारे सहयोगी सतेन चौहान ने। वो क्या कह रहे हैं, जरा जो कुछ वो नहीं कर पाए शायद उस पर सुनिए। मोदी सरकार का पहला रेलवे बजट कुछ देर में आने वाला है। हालांकि इस बजट से पहले आम आदमी को एक अच्छी और तगड़ी सौगात वो पहले ही दे चुके हैं। फिलहाल पवन कुमार बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सौगात जो रेलवे मंत्री ने भी अभी किया है और हमारी बराबर कह दिए, वो सौगात उनकी है 14.5% किराए बढ़ाने का और 5.5-6% उनका भाड़ा जो फ्रेट होता है उस पर बढ़ाने का। वो सौगात तो लोगों पे टैक्स है, और वो भी सिर्फ 10 दिन पहले। मैंने भी 3 महीने पहले किया था, लेकिन समय था। अब तो 10 दिन पहले बजट से वो कर दिया, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ अब औपचारिकताएं रह जाएंगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पूरे उत्तर भारत में भी, जैसे आप कह रहे हो, यहाँ कम मिलता रहा है पिछले हमेशा वर्षों में, मैं वो मानता हूँ। और यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं, मैं चाहूँगा कि उनको ज़रूर पूरा करें। और बहुत कम डिक्लेयर किए हुए हैं उत्तर भारत के लिए, हिमाचल के लिए हैं, जम्मू कश्मीर का है, पंजाब हरियाणा का है। ये सब चीज़ों को उनको और चीज़ों के साथ साथ करना चाहिए। कड़वी दवाई है बंसल जी, कह रहे हैं कि शरीर को ठीक करना है तो कड़वी दवाई दे रहे हैं मोदी जी महंगाई के लिए, और वो कह रहे हैं कि जब कड़वी दवाई लोगे तो शरीर ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। शायद उन्होंने ये चीज़ पहले लोगों को नहीं कही। लोगों के सामने हमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ बात करनी चाहिए। आज कह रहे हैं कि ये एक बार महंगाई बढ़ाने के साथ भाड़े का किराया बढ़ाना तो हमेशा कोई कड़वी दवा नहीं, वो तो कुछ निकाल लेने की बात है बल्कि, और उसी के साथ तो महंगाई बढ़ती है। मैं समझ सकता हूँ जो किराए होते हैं इसके पैसेंजर्स का, उससे जो किराया होता है भाड़ा इसका फ्रेट का, गुड्स का, दोनों के अंदर अंतर है। जो आप सामान को उनके ढोने का किराया बढ़ाते हो, वो पूरी महंगाई पे उसका बड़ा असर होता है। अब वो क्या इकोनॉमिक्स की बात करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इसका असर फिर वही बात है जिस पे उन्होंने बहुत जोर दिया, जगह जगह उस पे एक बना लिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पहला तो लोगों ने यही देख लिया कि अच्छे दिन ये हैं, उनकी जो शुरुआत हुई है। चलिए, हमें और आपको तो रेल बजट के ऐलानों के लिए जरा सा इंतजार अभी करना होगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी में। कल अमित शाह को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर ऐलान मुमकिन है। अमित शाह पर कल हो सकता है फैसला। कल संसदीय बोर्ड की बैठक है और उसके बाद ये ऐलान हो सकता है कि अमित शाह को, वही शख्स जो उत्तर प्रदेश में जबरदस्त कामयाबी के लिए, जिसके सिर पर आप कह सकते हैं सेहरा भारतीय जनता पार्टी ने बांधा है, जो प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के चुनावों के, अमित शाह के नाम को लेकर अटकलें लगातार लगाई जा रही थी। और जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, 80 में से 71 सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती थी, तभी से यह सवाल उठ रहा था कि अमित शाह को एक
मजबूत जगह, एक स्थिति, राइट हैंड माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के, सबसे करीबी शायद इस वक्त। सीधे रुख करते हैं, अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अमिताभ, रेल बजट और जो आम बजट है उसके बीच वाले दिन में ऐलान हो सकता है संसदीय बोर्ड की बैठक में? बिल्कुल ऐलान हो सकता नहीं, अब लगता है ऐलान होने ही वाला अंजना, क्योंकि अब संसदीय बोर्ड की बैठक कल दोपहर 12 बजे तय हुई है और संभवतया वो पार्टी कार्यालय होगी। अभी वेन्यू के बारे में सूत्रों ने बताया नहीं है, लेकिन कल 12 बजे का तय हुआ है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश करेंगे अरुण जेटली 12 बजे, उसके बाद जैसे ही खत्म होगा उसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। और जिस तरह से अमित शाह ने अपनी दावेदारी पेश की है उत्तर प्रदेश में पार्टी को जीत दिलाकर, एक तरह से उनके नाम पर सहमति भी बन गई है। और संकेत ये भी है कि संघ की बैठक में भी उस पर औपचारिक मुहर लग गई है, धार्मिक संघ की बैठक थी। तो कल हो सकता है अमित शाह के नाम का ऐलान संभव है। कल दोपहर में संसदीय बोर्ड की बैठक तय हो चुकी है। आपकी बातों से लग रहा है अमिताभ कि अब बस वक्त का इंतजार है, वक्त की बात है, ऐलान हो सकता है अमित शाह का। तो अपने दर्शकों को बता दें, अमित शाह के नाम का ऐलान अध्यक्ष के रूप में संसदीय बोर्ड की बैठक है बीजेपी की। तो उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 लाना 100/100 साबित होगा अमित शाह के लिए, अगर वो अध्यक्ष बना दिए जाते हैं।